अनीस अशफाक का मज़मून, मोमिन की शायरी में महज़ूफ़ मानी का मुताला। मोमिन की शायरी पर अगरचे बहुत कम लिखा गया है, लेकिन जो कुछ भी लिखा गया है उसमें उनकी शायरी, बिलखुसूस उनकी गज़ल की करीब करीब तमाम सिफ़तों की निशानदेही की जा चुकी है। ये सिफ़तें गज़ल की आम सिफ़तें हैं, लेकिन इन आम सिफ़तों को मोमिन की शायरी के ताल्लुक़ से एक ख़ुसूसी पस मंज़र में रख कर देखने की कोशिश की गई है, ताकि इन सिफ़तों की हद तक मोमिन के इम्तियाज़ और इख्तिसास को नुमायाँ किया जा सके। लेकिन ये कहना गलत ना होगा कि ख़याल अफरोज़ मुहाकमों और फ़िक्र अंगेज़ मुतालों के बावजूद मोमिन की शायरी का असल खुसूस हनोज़ हमारी गुफ्तगू का मौजू नहीं बन सका है। इस खुसूस को गिरफ्त में लाना आसान भी नहीं था। शायराना ज़ौक़ की अमूमी तरबियत शायरी के मुसल्लमा क़यूद से आज़ाद नहीं हो पाती और इसीलिए वो खूबी हमारी गिरफ्त से बाहर रहती है, जिसका शुमार शायरी की आम या मुसल्लमा खूबियों में नहीं होता। हम ये तो नहीं कहते कि मोमिन का मुताला करने वालों ने कोई नई बात नहीं कही है, लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि ये नई बात शायरी की मुसल्लमा खूबियों में मोमिन की खसूसियत बताने तक ही महदूद है, और चूँकि ये खसूसियत मोमिन को दूसरे शायरों से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं बना पाती, इसीलिए ये नई बात मोमिन के यहाँ बहुत देर तक नई बात नहीं रह पाती। इस नौ के मुताले में हम नए गोशों की तलाश के नाम पर घूम फिर कर दोहराई हुई बातों ही को दोहराने लगते हैं और बख़याल ख़ुद ये समझने लगते हैं कि हमने कोई बहुत पते की बात कही है। मोमिन अब तक इसी किस्म के जायज़े की ज़द में आते रहे हैं, इसीलिए उनके अहम तरीन मुताले में भी उनकी शायरी से मुताल्लिक़ बिल्कुल नई बात पूरी तरह सामने आने से रह गई है। अपने ज़माने के वाहिद मोमिन शनास ज़िया अहमद बदायूनी ने दीवाने मोमिन की शरह व तरतीब के ज़िम्न में मोमिन की शायरी का मिसाली मुताला पेश किया है। ये मुताला मोमिन के शेरों की बड़ी हद तक सही और बलीग ताबीरों की बिना पर मोमिन शनासी के बाब में एक अहम इजाफ़ा है। ज़िया अहमद बदायूनी ने मोमिन की शायरी की जुमला सिफ़तों का अहाता करने की लायक़े तहसीन कोशिश की है, लेकिन ये वही सिफ़तें हैं जिन्हें गज़ल की मुसल्लमा खूबियों से ताबीर किया जाता है। अपने इस मार्का आराम मुताले में ज़िया अहमद बदायूनी ने एक मौके पर ज़िम्नन मोमिन की शायरी के एक ऐसे पहलू की तरफ इशारा किया है जिसे शरह और ताबीर के अमल में बड़ी अहमियत हासिल है, बल्कि यूँ कहा जाए कि ये पहलू निज़ाम शरह का अहम तरीन जुज़ है। करीब करीब सभी मारूफ शारहीन ने शरह के अमल में इस पहलू को रोशन किया है, लेकिन उसूल शरह में इसे एक अब तक फ़ुरूई हैसियत हासिल रही है। लेकिन इस हैसियत को इस्तेमाल के बग़ैर ताबीर के अमल को अंजाम नहीं दिया जा सकता। ज़िया अहमद बदायूनी ने मोमिन की शायरी के मुश्किल बन जाने के असबाब बयान करते हुए इग़लाक़ व तकल्लुफ़ की चंद सूरतों का ज़िक्र किया है। उनमें से एक सूरत ये बयान की है कि मोमिन मज़मून की दरमियानी कड़ियाँ हज़्फ़ कर देते हैं और समझते हैं कि सामे भी इस खला को पुर कर लेगा। वसी ख़याल को यूँ मुख्तसर इबारत में अदा करने से शेर दक़ीक़ हो जाता है। ज़िया अहमद बदायूनी ने मोमिन की शायरी के इस पहलू को शेर की खूबी करार देने के बजाय इसे शेर के चेस्ता बन जाने का सबब बताया है, जबकि हकीकत यह है कि इग़लाक़ व तकल्लुफ़ के ज़ेल में आयद किए जाने वाले इस एतराज़ में कोई मनफी पहलू नहीं है। मज़मून की दरमियानी कड़ियाँ हज़्फ़ कर देने से इबारत मुख्तसर हो जाती है और हम कम से कम लफ्ज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा बात कह जाते हैं। हमारे सभी शारहीन किफ़ायत अल्फाज को शायरी का हुस्न मानते हैं, बशर्ते ये किफ़ायत शेर में इश्काल न पैदा होने दे। जहाँ तक सामे का ताल्लुक़ है तो अगर वो ज़हने रसा रखता है तो महज़ूफ़ कड़ियों का ताल्लुक़ शेर के मज़कूरा जुज़ से ज़रूर पैदा कर लेगा।
अपनी किताब हमारी शायरी में मसूद हसन रिजवी ने भी इस पहलू की तरफ इशारा किया है, लेकिन सामे के ज़हने रसा का यकीन करते हुए उन्होंने इसे शायरी की एक मुस्बत सिफ्त करार दिया है। उनके बकौल, अगर ख़यालात के एक सिलसिले में से एक कड़ी हज़्फ़ कर दी जाए तो ज़हन उसे बआसानी ख़ुद फराहम कर लेता है। शायर का मफ़हूम उसके लफ्ज़ों से कहीं ज़्यादा होता है। वो कोई ख़ास वाक़या या हालत या कैफ़ियत देखता है या उसका तसव्वुर करता है और उसके चंद नुमायाँ पहलू ऐसे लफ्ज़ों में बयान कर देता है जो सुनने वाले के ज़हन को उन तमाम तफ़सीलों तक पहुँचा देते हैं जिन्हें शायर ने छोड़ दिया है। मोमिन की शायरी के जिस पहलू को ज़िया अहमद बदायूनी दकीक होने का सबब बताते हैं, मसूद हसन रिजवी के ख़याल में वही पहलू मफ़हूम के वसी और मानी के मुतहर्रिक होने का सबब बनता है। लफ्ज़ की बात यह है कि फ़लसफ़े में बहुत ज़्यादा पेवस्त हो जाने वाली हमारी जदीद तर अदबी तनक़ीद में इस पहलू को इस तरह पेश किया गया है गोया मतन की ताबीर के अमल में ये बात बिल्कुल नहीं हो। मतन की ये बात के अलमबरदार ज़ाक दरीदा ने मतन के ताबीर के मराहिल में इन वक्फ़ों और खलाओं का खसूसियत से ज़िक्र किया है जिन्हें पुर किए बग़ैर मतन की तहों को नहीं खंगाला जा सकता। दरीदा ने इन अमल को इफ्तराक यानी डिफरेंस का नाम दिया गया है और इसके लिए अपोरिया की इस्तिलाह इस्तेमाल की है। अपोरिया ख़याल और पैराए ज़बान के दरमियाँ उस आवेज़िश को ज़ाहिर करती है जो किसी बयान में कुछ कहे और कुछ छिपाए हुए के दरमियान होती है। यह आवेज़िश उस वक्त ख़त्म होती है जब हम गैप या लेकुना यानी मख्फ़ा या खला को पा लेते हैं जिसे पुर करने के लिए बात कहे हुए और छिपाए हुए के दरमियान एक ताल्लुक़ पैदा हो जाता है। मोमिन से मुताल्लिक़ हमारी गुफ्तगू का ज़ेर बहस नुक्ता ज़िया अहमद बदायूनी के सरसरी लेकिन मानी ख़ेज़ फ़िक्रे से शुरू हुआ और मसूद हसन रिजवी से होता हुआ दरीदा तक जा पहुँचा। दरीदा तक इसके पहुँचने का सबब सिर्फ ये था कि जो बात हमारे शायरों के कलाम में जाबजा मौजूद है और जिसे हमारी शेरी तनक़ीद शरह और ताबीर के अमल में पूरी तरह निगाह में रखती है, दरीदीन फ़लसफ़ा उसे अपनी दरियाफ़त समझता रहा है। अपने असल मुबहस तक आने के लिए इस तमहीद के बांधने का मकसद सिर्फ ये है कि मोमिन की शायरी में तमाम सफ़्तों के ख़ास बन जाने की बहस से क़तई नज़र इनका असल और अहम खसूस ये है कि वो जज़ू मक़दूआ के ज़रिए मानी महज़ूफ़ को मुतहर्रिक करते हैं और दूसरे शायरों के बरख़िलाफ़ इसे एक मुस्तक़िल और बिला रद्द अमल के तौर पर अंजाम देते हैं। इस अमल में अक्सर ये भी होता है कि पैराए इजहार को ज़्यादा नुमाया करने की फ़िक्र में मानी कहीं गुम हो जाता है और वहीं बकौल ज़िया अहमद बदायूनी शेर चुस्ता बन जाता है, लेकिन ऐसा मोमिन के यहाँ कम ही होता है। अब आइए देखें कि हम जिस नुक्ते को मोमिन के असल खसूस के तौर पर मुतारफ़ कराना चाहते हैं वो उनके शेरों में किस किस तरह मौजूद है। यहाँ ये वाज़े कर देना भी ज़रूरी है कि इन शेरों पर गुफ्तगू करते वक्त हमने ज़िया अहमद बदायूनी के मफ़ाहीम को भी सामने रखा है ताकि हमारी मुबाहिस के ज़ाविये ज़्यादा से ज़्यादा रोशन हो सकें। मकसद के पेश नज़र सबसे पहले शेर को मुलाहिज़ा कीजिए। कुछ भी किया न यार की संगीन दिली कपास, सब काबिश रक़ीब बजा कोहकन से है। इस शेर के मफ़हूम की तरफ ज़हन फ़ौरी तौर पर मुंतकिल नहीं होता और ज़हन के फ़ौरी तौर पर मुंतकिल न होने का सबब यह है कि शेर की बहुत सी कड़ियाँ हज़फ कर दी गई हैं। मसलन अगर ये सवाल किया जाए कि यार की संगी दिली से क्या मुराद है तो इसका फ़ौरी जवाब नहीं मिलेगा, और जब इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा तो हमें यह भी नहीं मालूम कि काबिश रक़ीब कोहकन से बजा क्यों है। कभी कभी पहले मिसरे में कही हुई बात का हासिल दूसरे मिसरे में पेश कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ है। यानी अब अगर हम मिसरे ऊला में कही हुई बात से मुताल्लिक़ सवाल कायम करने से कबल दूसरे मिसरे में कही हुई बात के बाबत ये सवाल करें कि रक़ीब की काबिश कोहकन से बजा क्यों है, तो हमें फिर कोई जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ भी किसी कड़ी को हज़फ कर दिया गया है। अब शेर का मफ़हूम पाने के लिए हमें हज़फ की हुई कड़ियों को जोड़ना पड़ेगा, और जैसे ही हम उन कड़ियों को जोड़ेंगे या शेर में जो खला रह गए हैं उन्हें भर लेंगे, शेर का मफ़हूम सामने आ जाएगा। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ यार से मुराद शीरीं और कोहकन से मुराद रक़ीब से है। अब आइए छोड़ी हुई कड़ियों को पाने के लिए सवाल करें कि यार की संगीन दिली से क्या मुराद है। जवाब पाने के लिए हमें अपनी तरफ से खलापुर करना पड़ेगा और तब हमें जवाब मिलेगा कि संगी दिली का पास रखने से मुराद क्या है। जवाब मिलेगा कि कोहकन ने पत्थर काट कर नहर क्यों निकाली, अच्छा होता अगर वो पहाड़ काटने में नाकाम रहता।
अभी शेर का मफहूम साफ नहीं हुआ है। अभी तो हमने सिर्फ इस खला को पुर किया है जिसे शायर ने छोड़ दिया था। लेकिन इस खला के पुर हो जाने के बाद शेर मफहूम की तरफ अज़ खुद रहनुमाई करने लगता है और मफहूम बिल्कुल साफ है। यानी शीरी नहीं चाह रही थी कि कोहकन उसको पा सके, इसलिए उसने पहाड़ काटने की शर्त रखी। लेकिन कोहकन ने शीरी की मर्ज़ी के बरखिलाफ़ पहाड़ काट कर नहर निकाल दी, समंत उस शाह के ख़िलाफ़ बात की और इसलिए खुसरो की दुश्मनी उससे बिल्कुल हक बजानिब है। मुख्तलिफ़ कड़ियाँ जोड़ने के बाद हमने जो मफहूम बरामद किया है उसके अंदर महजूफ मानी ये है कि शीरी की न पूरी हो सकने वाली शर्त को सुनकर फरहाद को लाजिम था कि वो पहाड़ काटने से इनकार कर देता और शीरी की शर्त का पास रखता। ऐसी सूरत में खुसरो उसका दुश्मन न बनता। और अब ज़ैल के ये 2 शेर मुलाहिज़ा हों। जीता हूँ हिज्र शाहिदो यारे शराब में, शौक़े सवाब ने मुझे डाला अज़ाब में। फ़िक्रे माल से मयो शाहिद रहे अज़ीज़, पीरी में मौत याद थी पीरी सबाब में। दोनों शेरों के मफ़ाहीम का बुनियादी नुक्ता एक है, लेकिन शायर ने ये नुक्ता खुलकर बयान करने के बजाय इसे सामई के ज़हन रसा पर छोड़ दिया है। बज़ाहिर ये मालूम होता है कि दोनों शेरों में कोई बात छिपाई नहीं गई है, लेकिन गौर करने पर मालूम होगा कि जो बात शायर को वाकई कहना चाहिए थी या वाकई न कहकर जिस बात की तरफ कोई वाज़े या मुबहम इशारा करना चाहिए था उसे शायर ने छुपा लिया है। और जब तक ये छिपा हुआ ज़ाहिर न हो जाए हम असल मफ़हूम तक पहुँच ही नहीं सकते, और उसके बग़ैर हमने कोशिश भी की तो शेर का गलत मफ़हूम निकल सकता है। यही सब है कि ज़िया अहमद बदायूनी जैसे एक शायर ने इन शेरों के जिनाई मफ़हूम तो बयां कर दिए हैं, लेकिन इनके असल मफ़हूम तक रसाई हासिल नहीं की है। ज़िया अहमद बदायूनी ने पहले शेर में शाहिद और शराब से दुनियावी शराब और मजाजी महबूब मुराद लिए हैं, और दूसरे शेर में भी उन्होंने मय और शाहिद को ज़मीनी शराब और ज़मीनी महबूब करार दिया है। उन दोनों शेरों के महजूफ़ अज्जा को पाकर उनका मफ़हूम दरियाफ़्त करने से कब्ल आइए देखें कि ज़िया अहमद बदायूनी ने उनके क्या क्या मफ़हूम बयान किए हैं। जलता हूँ हिज्र शाहिदो यादे शराब में, शौक़े सवाब ने मुझे डाला अज़ाब में। ज़िया अहमद की तशरीह। मैंने शौक़ के सवाब की खातिर मयो माशूक को तर्क किया था, मगर अब उनकी जुदाई में जल रहा हूँ, यानी जिस अज़ाब के खौफ से मयो माशूक को छोड़ा था वही पेश आया। दूसरा शेर। फ़िक्रे माल से मयो शाहिद रहे अज़ीज़, पीरी में मौत याद थी पीरी सबाब में। ज़िया अहमद की तशरीह। शराब और माशूक की मोहब्बत का सबब ये था कि मुझे अपने अंजाम कार की फ़िक्र थी, यानी शबाब में ख़याल था कि एक दिन पीरी आने वाली है, और पीरी में खौफ था कि एक रोज़ मौत आ जाएगी, इसलिए सोचा कि जितनी जल्द दाद इश्क ले लूँ अच्छा है। ज़िया अहमद के दोनों मफ़ाहीम में असल नुक्ता गायब है, और इस नुक्ते के गायब होने का सबब यह है कि नुक्ता शेर में भी मौजूद नहीं है। पहले शेर में शाहिद और शराब से मुराद दरअसल जो हूर और शराब तहूर है, और दूसरे शेर में मय और शाहिद भी इन्हीं अशिया की तरफ जहन मुंतकिल करते हैं, और उनमें यह नुक्ता पिन्हा है कि जवानी में इस ख़याल से कि पीर होना है मजाजी महबूब और शराब को अजीज़ रखा, यानी बकौल ज़िया अहमद बदायूनी जी भर के दादे इश्क की। लेकिन पीरी में मौत याद रहने का मतलब है आखिरत की फ़िक्र, यानी हमने पीरी में मैं और शाहिद को तर्क तो किया, लेकिन इस ख़याल से कि अमल दरखास्त हों और हमें जन्नत में हूर और शराब तहूर मिले। अब आइए छोड़े हुए अज्जा को पुर करने के लिए मिसराहाए सानी से मदद लें, ताकि दोनों शेरों के असल और बुनियादी मफ़हूम तक पहुँचा जा सके। पहले शेर के दूसरे मिसरे यानी शौक़े सवाब ने मुझे डाला अज़ाब में, इसमें अज़ाब झेलने के मतलब ये हैं कि हमसे वादा किया गया था कि हमें जन्नत में हूर और शराब तहूर मिलेगी, इसलिए हमने इस मरौदाए ऐश के इंतज़ार में अज़ाब काट रहे हैं, न कि दुनियावी लज्जतों के तर्क करने की वजह से। इस तरह दूसरे शेर का दूसरा मिसरा यानी पीरी में मौत याद थी पीरी सबाब में, इसमें 2 तरह की मिसाल अंदेशियाँ हैं। पहली मिसाल अंदेशी ये कि ऐश करें वरना बुढ़ापा आ जाएगा, और दूसरी मिसाल अंदेशी ये कि ऐश दुनिया से मुंह मोड़ लें वरना आखिरत में वो चीज़ें नहीं मिलेंगी जो अमल सालह की बिना पर मिलनी हैं। इस तरह दोनों शेरों में बात दुनिया की नहीं आखिरत की है, और आखिरत का जिक्र चूँकि शेरों में मौजूद नहीं है, इसलिए हमें इस खला को पुर करना है जिसके भर जाने के बाद वो नुक्ता रोशन हो जो शायर का असल मंशा है, लेकिन जिसे शायर ने बयान नहीं किया है।
इन शेरों के तजज़ियों के ज़रिए हमने मोमिन के खसूस से मुताल्लिक़ कायम करने के लिए मुबहस की बड़ी हद तक वजाहत की है। इस कबीले के और भी शेर हैं जिनकी तशरीहों के ज़रिए मज़ीद वजाहत की जा सकती है, और ये नतीजा यकीनी तौर पर अक्स किया जा सकता है कि मोमिन को मक़दूर अज्ज़ा के ज़रिए महफूज मानी को बयां करने का कमाल हासिल है। हमने दीवान मोमिन की सरसरी वरक़ गर्दानी और एक ही बार की शेरजुई में इस किस्म के 50 से ज़्यादा अशार तलाश कर लिए हैं। हमें यकीन है कि मोमिन के काम के बाकायदा और बिला सतियाब मुताले के बाद इस नूई के शेरों की तादाद बढ़ती ही जाएगी और इनकी वो सिफ़त मुस्तहकम होगी जिसे नुमाया करने के लिए हमने ये जायज़ा पेश किया है। मुताले के लिए मुकर्रर किए हुए वक्त की पाबंदी का लिहाज रखते हुए हम और शेरों का तजज़िया किसी और मौके के लिए उठा रखते हैं, फिर भी तजज़िये के बगैर चंद शेर आप और मुलाहिज़ा कर लें। अब ये सूरत है कि ऐ पर्दा नशीं तुझसे अहबाब छिपाते हैं मुझे। शेर, कब हमारे साथ हुए हैं कि देखेगा कोई, उनको बेताबी है क्यों इस ख्वाब ताबीर से। शेर, वो इज़्तिराब कहाँ ज़ौफ़ से मगर अब भी हो आऊँ हज़रत ऐश तक इतना हाल तो है। शेर, इन नसीबों पर क्या अख्तर शनास आसमां भी है सनम ईजाद क्या। शेर, जेबे दुरुस्त लायक़े लुत्फ़ो करम नहीं, नासेह की दोस्ती भी अदावत से कम नहीं। शेर, क्या दम न करोगे अगर अहराम न होगा, इल्ज़ाम से हासिल बजुज़ इल्ज़ाम न होगा। शेर, है एतमाद मेरे बख्त खुफ्ता पर क्या क्या, वगरना ख्वाब कहाँ चश्म पाज़मा के लिए। अब तक के हमारे जायज़े की रोशनी में मोमिन के यहाँ महज़ूफ़ात की दर्ज झैल सूरतें नज़र आती हैं। ये कि आपको महसूस ही न हो कि शेर में कुछ कड़ियाँ हज़फ होकर रह गई हैं। ये महसूस हो कि शेर बिल्कुल आम सा है और जब मफ़हूम में कोई नदारत नहीं है, लेकिन जब मज़ूफ़ात पर गौर करें तब मालूम हो कि शेर में एक अनोखा और नादिर मफ़हूम मौजूद है। ये महसूस हो कि मुस्लिमात के ख़िलाफ़ कोई बात कही जा रही है, लेकिन जब शेर को गौर से पढ़ें तो मालूम हो कि मफ़हूम बिल्कुल सीधा सादा है। शेर मज़मून बल्कि चिस्ता बल्कि महमिल मालूम हो। मोमिन के यहाँ ये मुश्किल तरीन सूरत है। इस नोई के शेरों को हासिल करना हर एक के बस की बात नहीं, लेकिन ज़िया अहमद बदायूनी ने अपनी शरह के ज़रिए इस कबीले के शेरों के मफ़ाहीम दरियाफ़्त कर लिए हैं और हमारी मुश्किल को आसान कर दिया है। इस जायज़े की राह दरअसल उन्हीं की ताबीरों ने हमवार की है। इस तरह हमने मोमिन की शायरी को एक नए ज़ाविये से देखने की कोशिश की है। ये ज़ाविये हमारे अब तक के नाक़िद शराहीन के निगाह में नहीं थे। इस ज़ाविये से मोमिन की शायरी को देखने का फ़ायदा ये है कि जो कुछ मोमिन ने अपने शेरों में छोड़ दिया है उसे अपनी तरह से भरकर बहुत कुछ पा लिया जाए। मोमिन इस तर्ज़ मुताल्ला के मुंतज़िर हैं, इसलिए अपनी शायरी में से मुताल्लिक़ उन्होंने ख़ुद बहुत पहले कह दिया था। शायरी अपनी हुई नए रंग दानिश्वर, जो सुखन है सो तिलिस्म राज़े बतलिमूस से है।